बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असगर शेख। बुक मैथमेटिक्स क्लास 10 सिंटेक्स बुक बोर्ड यूनिट नंबर 22 बेसिक अर्थमेटिक। उसके रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ डैश ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। देखें ऑब्जर्वेशन कह रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या मिडिल वाली या एक्सट्रीम वाली या सारी ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं, सही है ना। तो इसका जो जवाब होगा सी। अर्थमेटिक जो मीन हम निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, जैसे ये कोई वैल्यूज़ हैं 3, 5, 6, 9, 17, इन सबको प्लस करके कितनी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। तो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो इस्तेमाल हुई ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई सिर्फ मिडिल की वैल्यू हुई या सिर्फ 17 हुई, सारी ऑब्जर्वेशन यूज़ हुई। तो इसीलिए जो आंसर होगा वो सी ऑल। अनग्रुप डेटा हो कोई मस्ट बी ऑर्डर फर्स्ट टू फाइंड। अनग्रुप डेटा है कोई, जैसे ये एक डेटा गिवन है, ये तो डेटा गिवन है, ठीक है ना, अनग्रुप डेटा है। मैं सिर्फ ये ले रहा हूँ, सही है ना, 17, 9, 6, 5, 3, सही है। तो इसमें जो है या ये ऑब्जर्वेशन ले लें 3, 5, 9, 14, 11, 6, 2, ये असेंडिंग आर्डर में नहीं है, सही है। अनग्रुप डेटा में हम सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग आर्डर करते हैं या डिसेंडिंग आर्डर, ताकि हमें पता चले कि कौन सी वैल्यू सबसे हाई है, कौन सी वैल्यू सबसे लो है। तो वो जो चीज़ होती है वो मीडियन में होती है, सही है। रेंज भी हम फाइंड करते हैं, मोड भी हम फाइंड करते हैं, एएम भी फाइंड करते हैं, लेकिन मीडियन हमें पता चलता है अनग्रुप डेटा में कि कौन सी मिडिल वैल्यू है। वो किससे पता चलता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से। तो फर्स्ट हमें फाइंड क्या करना होता है, मीडियन जो कि इजीली फाइंड हो जाता है। थर्ड एमसीक्यू, द नंबर ऑफ क्लासेस इन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल लाइज इन बिटवीन 5 to डैश। अभी ये देखें, ये यहाँ पे पेज नंबर मैंने मेंशन किया है 132 पेज पे। ये इसकी डिटेल जो है वो मैंने बताई हुई है अपनी वीडियो में, कि जो है नंबर ऑफ़ क्लासेस जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में होती हैं वो 5 to 15 होती हैं। पेज नंबर 132 देखें, 132 ये देखें नंबर ऑफ क्लासेस डिनोटेड बाय के एंड इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 15, ठीक है ना। 5 to 15 एक कॉमन रेंज है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से जो इस थर्ड का जो आंसर होगा वो B15 होगा। 4 MCQ, मोड ऑफ ग्रुप डेटा। मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और ग्रुप डेटा इज़ ऑब्टेन्ड ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम से हमें ज़्यादा पता चलता है, सही है ना, कि मोड कौन सा है। ये एक हिस्टोग्राम है, ठीक है। तो ये जो सबसे हाई बार है तो वो मोड है। ये जो हाई सबसे जो ज़्यादा जो बार है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो वो इसे क्या पता चलता है हमें, मोड। तो हिस्टोग्राम इसका आंसर होगा। हिस्टोग्राम के ज़रिए ग्रुप डेटा से हमें मोड का ग्राफिकली पता चल जाता है। 5 MCQ है, इफ़ डेटा हैज़ आउटलेयर्स मतलब डेटा अगर ख़त्म हो जाए या एक्सपायर हो जाए या ज़्यादा बड़ी हो जाए, देन डैश इज़ मिसलीडिंग अर्थमेटिक मीन जो होती है वो मिसलीड हो जाती है, सही है ना। तो इसका भी जो वजाहत है 143 पेज पे गिवन है। तो ये देखें, नोट, अर्थमेटिक मीन इज़ इफ़ेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे ये देखें कि ये एक सपोज़ करें कि ये एक
शायद अफरीदी कोई मैच खेल रहा है, उसमें एक मैच में 7 बनाए, फिर 5 बनाए, फिर 74 बनाए, फिर 10 बनाए, तो जो एवरेज बनी वो क्या हो गई, एवरेज 24। तो 24 जो एवरेज हुई वो आउटलेयर्स हो गई कि 74 जो है सबसे ज़्यादा बनाए, वो इसमें कम हो गई। यहाँ इसने 3 बार बहुत स्कोर कम बनाया लेकिन एवरेज ज़्यादा बता रहे हैं, तो अर्थमेटिक मीन का ये ड्रॉबैक है, सही है ना। तो इसीलिए ही तो जो ये जो चीज़ है, जो भी डेटा होती है उसका हमें एक सिंपल्स बनाने होते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में उसको रखने के लिए हमें एक डेटा चाहिए होती है, सही है ना। तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन हो गई, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गई, हार्मोनिक मीन हो गई, वो हर एक जगह पे डिफरेंट होती हैं, सही है ना। सपोज़ कोई कलर्स हैं, 5-10 कलर्स हैं, तो उसमें तो अर्थमेटिक मीन नहीं होगी ना, तो उस कलर्स में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी तो वो मोड के ज़रिए हमें पता चलेगी। तो डिफरेंट डेटा पे हमें डिफरेंट ये जो टेंडेंसी है, सेंट्रल मतलब बीच की जो वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कुछ डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं, सही है ना। तो इस वक्त जो 5 का जो आंसर होगा वो होगा अर्थमेटिक मीन। 6 MCQ है, द AM ऑफ दिस वैल्यू, सही है, इज़ 40, देन K इज़, अच्छा इसमें जो K है, एक जो वैल्यू है वो हमें गिवन नहीं है, सही है, और कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो 40 है। इसका मतलब ये है कि कितनी वैल्यूज़ हो गई, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ हैं ये। 5 वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करें तो 100 + 10 110 और +90 कितने हो गए, 200। अगर 200 हो गया तो उसकी एवरेज जो है वो 40 लिखी हुई है। कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, 5 को अगर आप 200 से डिवाइड करें, सही है, तो कितनी एवरेज आएगी, 40। तो आप ये जहन में रखें कि K की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। मैं आपको थोड़ी हिंट भी दे देता हूँ कि ये किस तरह लिखा हुआ है कि एक वैल्यू है, आ गया 0 + 90 + K + 10 + 100, तो ये कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है, 40 AM गिवन है, सही है ना। तो अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें, 5 को 40 के साथ मल्टीप्लाई, और ये इसका सम हो गया 200 + K, तो ये भी 200 हो गया, ये भी 200 कट गया, तो K का वैल्यू क्या आया, 0, सही है। तो मैंने आपको वर्बली बता दिया कि K की जो वैल्यू होगी क्या होगी जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, नंबर 7, द मीडियन एंड क्वार्टाइल्स और मीडियन हमें क्या बताते हैं, पोजीशन हमें बताते हैं, ठीक है। क्वार्टाइल में पोजीशन होती है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, और मीडियन में भी हमें पोजीशन पता चलती है। और ये लिखा है अपर क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इन, अपर क्वार्टाइल डेटा को डिवाइड करता है 75 to 25 में, सही है। ये भी पेज नंबर 152 पे जो है वो मेंशन है, 152 150 है, शायद 150 है। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि अपर जो थर्ड क्वार्टाइल है वो डेटा 75 to 25 रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया वो सी हो गया। नेक्स्ट, इफ़ डेटा कंटेन अ नंबर इक्वल 0, अगर कोई डेटा है उसमें 0 है तो कह रहा है कि डैश कैन नॉट बी कंप्यूट,
तो क्या चीज़ हम कंप्यूट नहीं कर सकते। देखें, अगर डेटा अगर ज़ीरो होगी तो AM भी फाइंड कर सकते हैं, GM भी फाइंड कर सकते हैं, सही है। तो HM हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि HM जो होता है वो HM हेड मास्टर नहीं होता, HM होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या होता है कि जो डेटा होती है वो रेसिप्रोकल में लिखी जाती है। अगर आप ज़ीरो रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो ज़ीरो इनफाइनाइट या अनडिफाइंड में आ जाएगा। 1/0 को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, 1/0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो C के नॉट HM के नॉट बी कंप्यूटेड। द लास्ट MCQ ऑफ दिस 22 डेट इज इफ़ ऑल द नंबर्स इन डेटा आर इक्वल। अगर सारे नंबर्स इक्वल हो जाएं, जैसे कोई भी आप डेटा ले लें 100 100 100, तो उसमें जो रेंज होगी वो भी ज़ीरो होगी, 100 - 100 ज़ीरो। HM GM AM सब इक्वल होंगे, सही है ना। तो क्योंकि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सारे इक्वल होंगे, क्योंकि नंबर ही इक्वल है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ये सारे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी करेक्ट हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी बात समझ में आई हो या ना समझ में आई हो तो कमेंट करके मुझे मेंशन करके बताइए, ताकि हमारे पता चल पाए कि कोई चीज़ देखी जा रही है या कोई चीज़ नहीं देखी जा रही, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सरसगर शेख। आज रिव्यू एक्सरसाइज 23 को सॉल्व करेंगे और 23 में जो है वो लिखा हुआ है फर्स्ट MCQ, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मेजरमेंट दिस एंड विड्थ इज दिस इफ़ इट्स लेंथ इज। अच्छा, इस यहाँ पे कह रहा है कि डायगोनल जो है वो मेंशन है और क्या है डायगोनल और विड्थ, विड्थ जो है लेंथ नहीं है। तो एक बात जहन में रखिए कि रेक्टेंगल की बात कर रहा है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल में ये होता है इस तरह, सही है। ये रेक्टेंगल में ये कह रहा है कि डायगोनल जो है वो गिवन है, जो कि है 6.5 और विड्थ जो है 2.5 गिवन है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि राइट एंगल बनती है रेक्टेंगल में। अगर राइट एंगल बनती है तो ये जो ट्राइंगल है उसको सॉल्व करने के लिए पिथागोरस थ्योरम है। पिथागोरस थ्योरम बहुत ही सिंपल है, जो कि कह रहा है हिपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिपोटेन्यूज मतलब स्लाइड मतलब हो गई 6.5 का स्क्वायर, बेस जो है x से परपेंडिकुलर क्या है 2.5। आप बेस इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। प्लस में है, प्लस में कम्यूटेटिव लॉ लगता है, तो इसको इधर लिखें या उधर लिखें एक ही बात है, सही है। तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। तो फिर भी करके देखते हैं। अच्छा, ये हो गया 6.25, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 6.25 और 6.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया है 42.25। तो 42.25 से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट होगी, तो 25 तो कैंसिल हो गया, 6 और ये बचा 36। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इसका आंसर आया 6, सही है। तो ये जो आंसर हो गया वो 6 जो है वो करेक्ट हो गया। सेकेंड MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड ऑफ राइट एंगल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक बात जहन में रखिए कि मैंने पिथागोरस थ्योरम पे एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी बहुत पहले की बनी हुई है, ठीक है ना। तो एक बात जो है वो जहन में रखिए कि 3, 4, 5 जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल का एक रेशो है,
सही है ना। ज़्यादा में जो जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो किस में आती है, वो हेपाटिनियस में आती है। ठीक है, ये आ गई हेपाटिनियस में, तो ये 4 इधर, ये 3 इधर। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखें। 3, 4, 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है। 3 का अगर स्क्वायर लेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, तो ये सम क्या हो जाएगा 25। ये हेपाटिनियस स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें कि ये चीज़ कॉमन है। अगर आप इसको 6 करेंगे तो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10। तो ये भी रेशो होता है 6, 8 और 10, 6, 8, 10। ठीक है ना, इधर जो मेंशन है वो 3, 4, 5 मेंशन है। तो 3, 4, 5 एक कॉमन चीज़ है, वो आपको याद रखनी है। 3, 4, 5 राइट एंगल ट्राइंगल की मेजरमेंट की साइड्स होती हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल द ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटर ज़्यादा में ज़्यादा बड़ी क्या होगी 90। इन राइट एंगल ट्राइंगल द हेपाटिनियस इज अपोजिट साइड। हेपाटिनियस अपोजिट साइड में किसके होता है, राइट एंगल के। राइट एंगल के हेपाटिनियस होता है। ये है, ये राइट एंगल है, ये इसके अपोजिट में क्या है, हेपाटिनियस। अच्छा, इफ़ ए बी सी आर साइड ऑफ राइट एंगल, इफ़ सी इज़ अ लार्जर साइड, सी जो है लार्जर साइड है। सही है ना, जहन में रखें कि हेपाटिनियस जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ी लेंथ में होता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी बताई। इन तीनों में 5 बड़ा है, तो 5 जो है वो हेपाटिनियस में ही आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो ये कह रहा है कि ये फार्मूला किस तरह बनेगा। अगर सी बड़ा है तो मतलब सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए जो है वो करेक्ट हो गया। इफ़ 5 and 12 आर द 2 साइड ऑफ राइट एंगल देन हेपाटिनियस, 5 और 12 का स्क्वायर करें और दोनों को प्लस करें, फिर रेडिकल निकालें। सही है ना, तो सिंपल सी बात है कि कह रहा है कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 144, और इन दोनों का सम हो गया 169, 160 का स्क्वायर रूट हो गया 13। सो ये हो गया इसका आंसर 13। ठीक है, इफ़ हेपाटिनियस ऑफ आइसोसेलियस राइट एंगल, आइसोसेलियस राइट एंगल हेपाटिनियस 2 रेडिकल 3। ये बात भी जहन में रखें कि अगर आइसोसेलियस ट्राइंगल है, आइसोसेलियस ट्राइंगल मतलब लेंथ और विड्थ, मतलब बेस और परपेंडिकुलर जब भी इक्वल होंगे आपस में, तो यहाँ पे रेडिकल 2 आएगा। ठीक है, अगर ये 5 है, ये साइड ये भी 5 है, तो हेपाटिनियस क्या हो जाएगा 5 रेडिकल 2। अभी कह रहा है कि यहाँ पे हेपाटिनियस गिवन है 3 रेडिकल 2, तो सिंपल ये बात ध्यान में रखें, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ समझ में आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सर असगर शेख। एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे वो है 24, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। कह रहा है कि इन प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं प्रोपोर्शन में। डैश ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलियर, कौन से ट्राइंगल सिमिलियर होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स ऑलवेज सिमिलियर, क्वाड्रिलेटरल्स जो तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में इक्वल होती है, तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलियर हो जाएंगे। सिमिलियर मतलब सेम। सही है ना, साइज़ का अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन क्वाड्रिलेटर में एंगल सेम होती हैं और रेशो भी सेम ही होगा। अगर कोई
एंगल जो है वो इक्वल होंगी 60 + 60 + 60, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स क्या होती हैं 180। तो 180 की 3 एंगल के हिसाब से 3 से डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल क्या होगी 60। तो उस हिसाब से जो भी साइड होगी, एक साइड, वो तीनों साइड इक्वली होंगी। सही है ना। ये चाहे 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, तो ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, अगर तीनों एंगल्स आप में इक्वल हैं। अगर इसको आप कहें कि 2 सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2, ये भी 2, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। थर्ड एमसीक्यू है द सिंबल ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का क्या सिंबल होता है, हमेशा यही होता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ अ लाइन, देखें मार्कर खुला था तो बुक पे निशान आ गया। इफ अ लाइन पैरेलल टू बेस ऑफ अ ट्राइंगल divides one side in 2:3, 2:3, then it will be divide other side in also 2:3, क्योंकि if a line पैरेलल है टू द बेस के, ठीक है, ये आप इस तरह समझें कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इसकी एक पैरेलल लाइन ये हमने बना दी बेस के पैरेलल। अगर ये कह रहा है कि ये 2:3 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 2:3 होगा। इफ अ लाइन पैरेलल टू बेस ऑफ अ ट्राइंगल, पैरेलल है बेस के, डिवाइड्स वन साइड जो डिवाइड कर रही है 2:3 में, इट विल बी डिवाइड अदर साइड भी किस में डिवाइड करेगी 2:3 में। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 sides of triangle in a same ratio then it will be parallel to other side। सही ना। इफ अ लाइन, अगेन ये वही बात है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 sides of triangle in a same ratio it is parallel to other side। ठीक है ना, यही बात है। इन triangle ABC the bisector of angle divides BC in a ratio if AB 6 centimeter and AC जो है वो है, अच्छा, तो ये इस तरह होगा कि देखें बात को समझें कि इन अ ट्राइंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, बाइसेक्टर मतलब एंगल ए से जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल BC पे, इन अ रेशो इफ ये, ठीक है, ये हम बनाते हैं, ये इस तरह है कि ठीक है, ये A कर लें, ये B कर लें और ये C। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को समझते हैं। बुक आप अपने पास रखिएगा ताकि आपको समझ में आसानी आए। द बाइसेक्टर ऑफ ए का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर क्या होगा, ये इस तरह डिवाइड BC को डिवाइड कर रही है इन अ रेशो इफ AB 6 सेंटीमीटर है, A और B जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है। AC क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AC है 8 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि ये अभी BC जो है उसका रेशो क्या होगा, BC का रेशो देखें, ये अगर 6 है तो ये 8 है, तो BC का रेशो क्या होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक थ्योरम है उसको
ये जैसे थ्योरम है, ये वाला थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम में क्या कहता है कि ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ठीक है। ये किस तरह के, देखें 6, और इसको आप एक नाम देते हैं डी का। तो ए बी अपान ए सी इक्वल, ए बी पहले लिखा है तो बी डी अपान सी डी, सही है ना। ये एक थ्योरम है। अगर आप ये साइड और ये साइड लेते हैं तो फर्स्ट ये साइड और ये साइड आएगी। अगर आप ये साइड ए बी लेते हैं और नीचे फिर बी डी लेते हैं तो फिर ए सी अपान सी डी, सही है। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी डी इधर आ गया, ए सी इधर आ गया, देखिए बी डी इधर आ गया, ए सी नीचे आ गया। अभी ए बी क्या है 6 है और ए सी क्या है 8, तो 2 का टेबल 3 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, तो क्या रेशो आया, बी सी का क्या रेशो आया 3-4, पहले बी डी फिर सी डी, तो 3-4। ये हो गया आपका, लबला करें, ये हो गया बी आंसर, ठीक है 3:4। नेक्स्ट एमसीक्यू है द बायसेक्टर ऑफ एंगल। बायसेक्टर मतलब देखें, बाय मतलब 2, सेक्टर मतलब पार्ट्स, एंगल के 2 पार्ट्स, इधर भी बायसेक्टर था ना, इधर भी एंगल के 2 पार्ट्स कर रहे थे, इक्वली पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। द बायसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन ऑलवेज 1-1। क्योंकि ये देखें, ये जो चीज़ कह रहा है वो ये चीज़ कह रहा है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सही है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है कि बायसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बायसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल 3 एंगल्स इक्वल एंड ऑल 3 साइड्स आल्सो इक्वल। तो अगर यहाँ से बायसेक्ट एंगल कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो इसका अपोजिट साइड पे कट करेगा तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर 5 होगा तो ये भी 5 होगा, अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये अगर 1 होगा तो 1 होगा, तो 5 कट गया तो 1:1 बचा, सही है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 1:1। द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, देखें करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या, पासे वाली साइड्स, ठीक है, ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स और प्रोपोर्शनल। देखें इसका एग्जांपल ये सामने ही मेंशन है कि देखें ये पी क्यू और ए बी ये आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग है, सही है, ऑफ सिमिलर एंगल्स, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है if the ratio of 2 corresponding sides of similar triangle। अच्छा अभी उसकी देखें वैल्यू दे रहा है, if the ratio of 2 corresponding sides of 2 similar triangle is 5:7, मतलब जैसे ये 5 है ये 7 है, इन द रेशो एरिया, अच्छा एरिया कह रहे हैं, सही है ना, ये वाली अभी ये वाला इसको एक्सप्लेन कर रहा है, सही है ना, कि एक करस्पॉन्डिंग ये साइड्स दी हुई हैं 2x और 4x, या यही ले लें 3 और 9, तो इसकी कह रहा है कि एरिया क्या होगी, तो एरिया सिंपल क्या हो जाएगी,
कौन सी साइड है, रेशो क्या है 5:7, 5:7 है। तो आपको क्या करना है, उसके दोनों के स्क्वायर लेने हैं। क्यों स्क्वायर लेने हैं, क्योंकि एरिया जो होती है वो स्क्वायर में होती है। ठीक है, एरिया किस में होती है, स्क्वायर में। 5:7 है तो 25:49। सही है। तो जैसे ये इस तरह है, ये देखें ये किस तरह लिखा हुआ है 2x 4x 28, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो MCQ लिखा हुआ है, इफ़ द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अभी देखें रेशो दे रहा है एरियाज का 36 और 121, तो इसका जो सिमिलर होगा वो क्या हो जाएगा, साइड्स 36 जो 6 का है, 121 11 का है। इफ़ द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज 2:x एंड द एरिया विल बी 4:9, तो 2 तो हो गया 4 का, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। देखें इक्विलेटरल मतलब इक्विलेटरल बिल्कुल सेम, ऑल साइड्स इक्वल, तो वो क्या होंगे, सिमिलर भी हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी। सही है ना। तो सिमिलर इसीलिए क्योंकि चाहे साइड छोटी बड़ी हो सकती है, हो सकता है कि टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इसने जो उठाए हैं हो सकता है वो सेमी साइड्स के उठाए हों, तो इन दोनों के दो ही आंसर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी सिमिलर भी। बहरहाल जो 12 का जो आंसर होगा वो सिमिलर ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इसमें साइड मेंशन नहीं है। सही है ना, तो ज़्यादा इसको आप सिमिलर ही कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और कोई तो बात आपको इन्फॉर्मेशन में आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रिव्यू एक्सरसाइज 25 को सॉल्व करेंगे, और उसमें जो फर्स्ट MCQ लिखा हुआ है, ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज, जो सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स तो ऑलवेज सिमिलर ही होते हैं। सही है ना। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम। अगर किसी सर्कल का रेडियस अगर 3 है और दूसरे सर्कल का रेडियस भी 3 है, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है। और सिमिलर मतलब सारों का शेप तो सर्कल ही होता है ना, तो सिमिलर होगा। अभी सेकंड MCQ है, इन द फॉलोइंग फिगर सर्कल्स सेंटर एट D एंड E आर, D एंड E, D और E देखें क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और आप इनको सिमिलर भी कह सकते हैं। तो ये है क्या, कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का ऑप्शन होगा तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। सिमिलर तो है ही है, तो C भी करेक्ट है। ठीक है। तो इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड ए बी की कह रहा है लेंथ क्या होगी, ए बी की लेंथ देखें। एक बार ज़हन में रखें कि ये पैथागोरस थ्योरम में ये इसकी ब्यूटी है, ब्यूटी कहें क्या कहें, ये है इसकी ब्यूटी। ये सर्किल, ये हो गया सपोज कॉर्ड, ये है सेंटर, सेंटर से इस पॉइंट तक क्या कहलाता है, रेडियस। ये रेडियस हर पॉइंट तक सेम ही होता है। सही है ना, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक रेडियस सेम ही होता है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सही है। तो ये रेडियस हो गया, और सेंटर से कॉर्ड की तरफ जो भी लाइन जाएगी वो हमेशा उसको परपेंडिकुलर ही बनाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें 3 है, यहाँ पे 5 है। लास्ट टाइम मैंने एक बात बताई थी कि कॉमन रेशो है, याद कर लें 3 4 5 है, एक कॉमन रेशो है पैथागोरस थ्योरम में, राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर ये 4 होगा, ये 3 होगा, तो ये 5 होगा, ये एक कॉमन रेशो है।
ठीक है। कॉमन रेशो का मतलब यानी ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर 5 और 3 गिवन है तो ये क्या होगा 4। तो ये 5 यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 4। अगर ये 4 है तो जाहिर सी बात है ये भी 4 होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है जी, तो इक्वल है, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी कर सकते हैं, ये 4 ही आएगा। ठीक है, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट MCQ है वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से क्या होता है, वन एंड ओनली वन सर्कल पास। नॉन कोलिनियर मतलब यानी ये एक लाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये एक लाइन पे ही तीनों पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगा कोलिनियर। ठीक है। और नॉन कोलिनियर से क्या मतलब ये कि 3 पॉइंट से एक ही सर्कल बनेगा। सही है ना, 3 पॉइंट से एक ही सर्कल बनेगा, 2 नहीं बन सकते नॉन कोलिनियर से, अगर एक लाइन पे नहीं है तो पॉइंट्स। अच्छा, नंबर 5 जो MCQ है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब एक थीसिस है, एक थ्योरम है, और इन्यूकिनेशन मतलब ये कहें कि बात है या कोई समझ आ रही कि जो बात है हाइपोथेसिस में ये कह रहा है, एक पॉइंट है, इफ़ 2 कॉर्ड ऑफ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। 2 कॉर्ड्स हैं सर्किल के, वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है। देन दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सही है ना, 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, सेम। सही है, ये एक सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर ये एक कॉर्ड है, सपोज इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, और इफ़ 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ऐसा ही कोई दूसरा भी कॉर्ड है जिसकी जो लेंथ है उसकी भी 8 है, ये एक मैंने दूसरा कॉर्ड बनाया, इसकी भी लेंथ 8 है, तो ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है। अगर ये इसकी जो जैसे ये देखें ये परपेंडिकुलर है, तो इसका ये जो परपेंडिकुलर है, अगर ये सपोज 2 है तो इसके साथ भी जो परपेंडिकुलर बनेगा ये भी 2 ही बनेगा। ठीक है ना, तो ये कह रहा है इफ़ 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, एग्जैक्ट सेम लेंथ के हैं, देन दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से एक जितनी दूरी पे हैं, तो वो क्या कहलाता है 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, तो इस थ्योरम को जो एक्सप्लेन करेगा, क्या करेगा, बी जो है वो एक्सप्लेन करेगा 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये थ्योरम होते हैं, थ्योरम इसी तरह ही होते हैं। मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी बताया था कि थ्योरम्स जो होते हैं वो हाइपोथेसिस होते हैं, और उसको प्रूफ करने के लिए भी वही चीज़ होती है। तो अभी कह रहा है कंक्लूजन, पहले था हाइपोथेसिस, 5 में क्या था हाइपोथेसिस, अभी क्या है इसी बात का कंक्लूजन है। कंक्लूजन किस बात पे कर रहे हैं, इफ़ 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर इक्वी डिस्टेंस, तो ये क्या कहलाएगा 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना, ये एक बात ध्यान में रखें कि ये इसका है हाइपोथेसिस और ये इसका है कंक्लूजन। अभी इसी तरह ही है एक हाइपोथेसिस है कि हाइपोथेसिस कह रहा है कि वन एंड ओनली वन सर्कल पास कैन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर, तो क्या कहलाएगा 3 नॉन कोलिनियर। ठीक है, ये क्या हो गया हाइपोथेसिस। अभी इसी का ही जो कंक्लूजन होगा तो वो किस पे होगा, इस पे देखें। अभी इसी पॉइंट का जो कंक्लूजन है, वन एंड ओनली वन पॉइंट कैन पास थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर, सो वन एंड ओनली वन पास कैन थ्रू नॉन कोलिनियर। सही है ना, ये थीसिस की वजह से, थीसिस कह रहा हूँ थ्योरम में जो होता है एक ही बात को जो है घुमा कर सेम ही बात को बताया जाता है।
सही है। तो यहाँ पे परेशान होने की बात नहीं है कि क्या चीज़ हो रही है। कंक्लूजन में वही चीज़ हो गई, और हाइपोथेसिस में क्या हो जाएगी, 3 नॉन कोलिनियर्स। और ये जो लास्ट है इसका एमसीक्यू, द सर्कल इज़ एग्जाम्पल ऑफ, सर्कल जो है वो एग्जाम्पल किसकी है, सिंपल एंड क्लोज फिगर की है। सिंपल होता है, कर्व होता है और क्लोज फिगर होता है। सर्कल तभी बनेगा जब क्लोज होगा, और सिंपल मतलब एक ही डिस्टेंस पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव थोड़ी तो लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रिव्यू एक्सरसाइज 26 को जो है वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ अ पॉइंट इज़ आउटसाइड द सर्कल देन दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ डैश टेंजेंट टू द सर्कल। कितने, 2 सर्कल, एक सर्कल जो है, एक सर्कल है, इसके आउटसाइड पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो इससे हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ये एक और ये दो टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं। टेंजेंट होता क्या है, एक जो लाइन क्रॉस करे वो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। सही है। तो जो पॉइंट एक आउटसाइड है वो उससे एक सर्कल जो है वो कितने टेंजेंट बना सकता है, 2 टेंजेंट बना सकता है। सेकेंड एमसीक्यू है, एंगल बिटवीन द रेडिकल सेगमेंट एंड द टेंजेंट एट द आउटर एंड पॉइंट्स, वो क्या होगी, 90। देखें, सेंटर से जो भी सर्कल के पॉइंट तक बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस, या देखें नाम डिफरेंट भी लिखे जाते हैं। रेडिकल सेगमेंट, ये रेडिकल सेगमेंट भी कहलाता है। तो रेडिकल सेगमेंट या रेडिकल रेडियस, ठीक है। तो रेडियस से ये जो टेंजेंट बना रहा है वो क्या बनाएगा, 90। रेडियस से टेंजेंट से क्या बनाएगा, 90 के लिए, ठीक हो गया। थर्ड एमसीक्यू इन द एडजेसेंट फिगर। एडजेसेंट फिगर, ये एक फिगर मौजूद है, उसको कह रहा है कि उससे एमसीक्यू बनाए हुए हैं। ये बी है, ये सी है, ये ई है, ये डी है। सही है। इन द एडजेसेंट फिगर द सर्कल्स विथ ई एट सी, ई और सी, ई और सी क्या हो रहे हैं, टच इंटरनली हो रहे हैं, टच एक्सटर्नली, डू नॉट टच और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम। डू नॉट टच, टच तो हो रहे हैं, टच एक्सटर्नली हो रहे हैं, टच इंटरनली नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इन द एडजेसेंट फिगर द सर्कल विथ बी सी, बी और सी हैव डैश पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इन बी और सी में कितने पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हैं, एक ये 2 पॉइंट्स पे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द एडजेसेंट फिगर द सर्कल विथ ई एंड सी, ई और सी हैव डैश पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। इनमें कितनी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, एक ही है। इन द एडजेसेंट फिगर ए बी क्या है, ये सेकेंड है। ए बी क्या है, सेकेंड। अगर ये इस तरह होता तो ये कॉर्ड होता, ये अभी क्या है, सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, व्हेन अ लाइन इज टचिंग टू पॉइंट्स ऑफ आर्क। सही है। आर्क के 2 पॉइंट पे टच करेगी तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंड। इन द एडजेसेंट फिगर सी डी ई क्या है, सी डी क्या है, टेंजेंट है, सर्कल की एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, टेंजेंट। इन द एडजेसेंट फिगर द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, डी पे। टेंजेंट ड्रॉ एट एंड पॉइंट ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल। टेंजेंट बना रहे हैं एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल टू ईच अदर। अच्छा, ये इस तरह कह रहा है कि
एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, इसका ये डायामीटर है, डायामीटर पे कह रहा है जो एंड पॉइंट से वहाँ पे टेंजेंट बनाए जा रहे हैं। सही है, तो ये जो टेंजेंट बनाए जा रहे हैं तो ये टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। ये टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं, टेंजेंट्स। देखें दोबारा पढ़ते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ एट एंड पॉइंट ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर डैश टू ईच अदर। कौन से ईच अदर, टेंजेंट। टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल टचिंग इंटरनली, टचिंग इंटरनली। सही है, तो ये भी एक थ्योरम है, ये चीज़ें हैं। सही है, इफ़ टू सर्कल टचिंग इंटरनली, ये टचिंग इंटरनली हो रहे हैं तो कितनी टेंजेंट बना रहे हैं, एक ही टेंजेंट बना रहे हैं। सही है, तो ये इसका जवाब आएगा एक। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्किल टचिंग एक्सटर्नली, एक्सटर्नली पे टच कर रहे हैं तो कितने टेंजेंट बनेंगे। सपोज ये सर्कल है और ये भी सर्कल है। सही है, तो ये दो सर्कल हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक हो गया टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट, ये तीसरा टेंजेंट। ठीक है, कितने टेंजेंट बने, दो सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, they have three common tangents. So their answer is D. There are three common tangents in between these two types of circles. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात जो है वो क्लियर आई होगी। एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।